हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रिवीजन करा रही हूँ। तो इसका पार्ट 2 जा चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 ये दूसरा ही चैप्टर है। ये लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं हैं और ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सही से पढ़ते नहीं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्ट लगती है। अगर एक बार आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लो तो आप इसके एमसीक्यू की आसानी से कर लोगे। और इसके अलावा मैंने इसके एमसीक्यू ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, वो भी आप प्लीज़ देख लेना। तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डर है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज टाइम गवाते हुए, टाइम ज़्यादा ना आपके लेते हुए आज क्लास स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात बोलूँ, मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी जो कंटेंट है आपको हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी आपको मदद करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हो। और नहीं है तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करो, और अपने मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नहीं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट। कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट करा। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं 2 पार्ट में इसे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है तार्किक चयन सिद्धांत, रेशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है, तो यह सिद्धांत नोबेल पुरस्कार विजेता गैरी बेकर, अब सीधे ही पूछ लेगा तार्किक चयन सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो किससे है? ये गैरी बेकर से है। इस अभिसिद्धांत के अनुसार समग्र सामाजिक व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहारों के एकीकरण का परिणाम है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से व्यक्ति तार्किक चयन करता है। व्यक्ति के तार्किक चयन का आधार सूचनाओं, घटनाओं और प्रायिकता, लागत, संभावित तथा लाभ होते हैं। विलियम स्टैनली के अनुसार उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति के चयन का आधार अधिकतम खुशी या उपयोगिता होती है। डेनियल कोहेनमैन ने मनोविज्ञान आधार पर तार्किक चयन की व्याख्या की। अब देखो, ये लाइन हो गया कि मनोवैज्ञानिक आधार पर तार्किक चयन की व्याख्या किसने की, तो डेनियल कोहेनमैन ने। और अगर पूछेगा कि तार्किक चयन सिद्धांत, ये सिद्धांत नोबेल पुरस्कार विजेता किसने दिया है? गैरी बेकर ने दिया है। ठीक है, और इसका मनोवैज्ञानिक आधार तार्किक चयन का किसने दिया? कोहेनमैन ने दिया है। इस हेतु इनको 2002 में इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला 2002 में। ठीक है, आगे है नव लोक प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे तो मनोविज्ञान जितने भी इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज़ आप ना, ये मेरा 3-4 मतलब 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, 4-5 वीडियो और बन जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और जो एमसीक्यू है वो 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, 2 पार्ट और होगा। मतलब 10 टोटल 10 से 12 वीडियो होंगे, आपके पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ 2 से 3 बार वीडियो देख लेना और फिर इसके एमसीक्यू के भी सॉल्व करना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब नव लोक प्रसाद, अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पेन पेपर लेके बैठ रहे हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, और फ्रेंड्स अगर सही बात है, अगर क्लियर ना दिखे तो आप प्लीज़ वो बढ़ा के देख लेना, 720 या 720 पे कर लेना, तो शायद क्लियर ज़्यादा दिखे। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप मेरी बातें आराम से सुनो, और जब नोट डाउन करना होगा तो जो मैं बोलूँगी कि इसे नोट डाउन कर लो तो कर लेना, क्योंकि बाद में आप तो हर पूरी वीडियो तो एग्ज़ाम के टाइम में सुनोगे नहीं। तो मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ सब लोग अपना शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ। नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में फ्रैंक मैरियन द्वारा संपादित पुस्तक टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुर्नो बुक पर्सपेक्टिव में हुआ था। अब यही आता है, ये बुक किसकी है, किसने संपादित किया? तो 1971 में फ्रैंक मैरियन द्वारा संपादित टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नवीन लोक प्रशासन का पिता किसे बोलते हैं? नवीन लोक प्रशासन का पिता ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। उन्होंने मुर्नो बुक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1960 के दशक से ही नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य दिखाई देने लगे थे। इस दशक में इससे संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन हुए। नव लोक प्रशासन के उदय और वृद्धि संबंधित तथ्य वर्ष पहला है 1967 में लोक सेवाओं के उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष
जॉन सी हनी थे। इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन के समक्ष धन का अभाव, प्रोफेसर की कमी इत्यादि समस्याएं बताई गई। इसके समाधान के लिए लोक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि का सुझाव दिया गया। आगे वर्ष 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता जेम्स सी वर्ड्सवर्थ। अब जितने भी सम्मेलन हुए, जैसे हनी सम्मेलन कब हुआ उसका लिख लो, कौन उसके अध्यक्ष थे। अब ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जेम्स सी चार्ल्स वर्थ ने की। इस सम्मेलन में कहा गया कि राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन के मध्य विरोधाभास नहीं है। आगे है वर्ष 1968 में ड्वाइट वाल्डो का लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन प्रकाशित हुआ। मुर्नो बुक सम्मेलन 1968 में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा लोक प्रशासन में नए तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा लोक प्रशासन के मौलिक उद्देश्य स्थापित किए गए। प्रासंगिकता, क्या क्या उद्देश्य किया गया? प्रासंगिकता, मान्यताएं एवं सामाजिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण, विकसित देशों के लिए अलग प्रशासनिक परिस्थितियों एवं विकासशील देशों के लिए अलग परिवर्तन। जब अब तक लोक प्रशासन स्थिर था, जो है कि उसी का अध्ययन करता था। नौकरशाही प्रबंध का अध्ययन, लेकिन नौकरशाही के उद्देश्य एवं समस्याओं के समाधान एवं परिवर्तन पर बल दिया गया। वर्ष 1971 में फ्रैंक मेरिनी के संपादन में टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुर्नो बुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन हुआ है। फ्रैंकलिन ने नवलोक प्रशासन की विषय वस्तु को 5 भागों में शीर्षों में उपलब्ध किया। अब ये पांचों को याद रखो, क्या क्या था? प्रासंगिकता था, मूल्य था, सामाजिक समता था, परिवर्तन था, उपभोक्ता केंद्रित था। आगे है आपका 1 मिनट। आगे है वर्ष 1971 में वाल्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस का प्रकाशन। फिर है वर्ष 1980 में जॉर्ज फेडरिक्सन की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित। जितने भी बुक हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट टी गोलम्बस्की के अनुसार नवलोक प्रशासन के 3 प्रति लक्ष्य। पहला, इसका साहित्य प्रत्यक्षवाद विरोधी है, जिसका अर्थ है यह मूल्य युक्त रूप वाले लोक प्रशासन की परिभाषाओं को नकारता है। दूसरा है तर्कवादी उपागम को नकारता है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को नकारता है। तीसरा है, फिर सेकंड है, यह तकनीकीवाद का विरोध है। तीसरा, यह कमोवेश नौकरशाही विरोधी है और ऊंच नीच क्रम विरोधी है। फ्रैंक मेरिनी ने नव लोक प्रशासन की विषय वस्तु को 5 शीर्षों के अधीन संशोधित किया। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता, परिवर्तन एवं उपभोक्ता केंद्रित। रॉबर्ट टी गोलम्बस्की के अनुसार नव लोक प्रशासन के भविष्यकारों का केंद्रीय निशाना प्रत्यक्षवादी नस्ल का मूल्य मुक्त विज्ञान है। आगे फेडरिक्सन के अनुसार नव लोक प्रशासन, पहला है कम व्यापक और ज्यादा सार्वजनिक है, कम विवरणात्मक, ज्यादा सुझावात्मक है। देखो ये जो चीज है वो सब बिल्कुल समझ लो, बाकी जिसमें बुक्स हैं थिंकर्स के जो उन्होंने वो किया है वो सब ध्यान से देखना, उसी से क्वेश्चन बनता है। अब देखो फेडरिक्सन के अनुसार नवलोक प्रशासन, तो इसमें से ना 3 दे देगा और मतलब 4 दे देगा, उसमें से कोई अलग दे देगा, बोलिए इनमें से कौन सा फ्रेडरिक्सन के नवलोक प्रशासन के अनुसार सही है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो पहला तो कम व्यापक और ज्यादा सार्वजनिक है। जो नवलोक प्रशासन है वो क्या है? कम व्यापक है और ज्यादा सार्वजनिक है। दूसरा है कम विवरणात्मक है, ज्यादा सुझावात्मक है। तीसरा है जो बदल नहीं सकता उसके प्रति कम सरोकार और बदलते यथार्थ के प्रति ज्यादा सरोकार। कम संस्था निर्देशित और इस बात के प्रति ज्यादा सरोकार कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कम तटस्थ और ज्यादा आदर्शवादी, कम वैज्ञानिक नहीं। आगे है नवीन लोक प्रशासन की विशेषता। देखो नवीन लोक प्रशासन की विशेषता समझो क्या क्या है। कुशलता एवं मितव्ययता पर जोर, विकेंद्रीकरण तथा बहुलवादी,
लोकतंत्र, मानवीय गरिमा एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि पर बल, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता, लोक प्रशासन की नीति निर्माण में भूमिका, निजी तथा लोक प्रशासन के मध्य अंतर में कमी, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं, लोक प्रशासन तत्वों के अध्ययन पर बल। ठीक है, तत्वों पर बल। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में अनुसंधान एवं परिवर्तन को मान्यता, नैतिक प्रशासन में नैतिकता पर बल, प्रशासन में क्या है, नैतिकता पे बल। आगे है नव लोक प्रशासन के गुण। अब इसके क्या क्या गुण है, इसमें प्रासंगिकता है, मूल्य है, सदाचार है, आविष्कार है, नैतिकता है, उपभोक्ता है। आगे है के प्रति सरोकार है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समानता एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद। नव लोक प्रशासन एक पहलू में विकास प्रशासन के समान है, दोनों ही लक्ष्य निर्देशित और परिवर्तन निर्देशित है, लेकिन विकास प्रशासन के विपरीत इसका सरोकार मुख्य तौर पर पश्चिमी समाजों से है। रॉबर्ट टी गोल्वस्की के अनुसार शब्द में क्रांति या उग्र सुधारवाद, मगर कुशलताओं और तकनीकों में ज्यादा से ज्यादा यथास्थिति। निग्रो एवं निग्रो के अनुसार जब से नव लोक प्रशासन उभरा है, मूल्य और सदाचार के प्रश्न लोक प्रशासन में प्रमुख मुद्दे बन रहे हैं। अब फिर दूसरे मनोबुक में क्या क्या हुआ, 20-20 साल में हो रहा था। पहला हुआ था 1968 में, यहाँ दिया होगा ना 1968 में पहला मनोबुक। हाँ ये देखो, मनोबुक पहला संपन्न हुआ था 1968 में। ठीक है, इसकी मौलिक उद्देश्य ये सब था। अब हम सेकेंड मनोबुक पढ़ेंगे, 20 साल बाद हुआ 1988 में। आगे है लोक प्रशासन के बदलते युग की तुलना और अंतर करने के लिए निर्धारित था। अपने संगठन स्तर और दिशा विषय वस्तु संबंधी जोर और सामाजिक परिवेश के मामले में दोनों मनोबुक सम्मेलन में अंतर था। मनोबुक सेकंड सम्मेलन में ऐसी कई विषय वस्तु और शामिल थे जो फर्स्ट मनोबुक के थे, जैसे सामाजिक समानता, सदाचार, मानव संबंध, जवाबदेही, लोक प्रशासन, लोकतंत्र, प्रशासनिक नेतृत्व में मेल करना। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मुर्नो बुक पर्सपेक्टिव 1971। ठीक है, आगे हम विकास प्रशासन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों मुर्नो बुक पढ़ लिया। अब है विकास प्रशासन शब्द का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है। सबसे पहले जो विकास प्रशासन का जो वर्ड है किसने कॉइन किया, तो भारतीय प्रशासक UL गोस्वामी ने किया था। ने 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अमेरिका विद्वान जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। देखो, वर्ड कॉइन किए थे UL गोस्वामी, लेकिन जो फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो बोलते हैं जॉर्ज ग्रांट को। उन्होंने भी इसी काल में इस शब्द का प्रयोग शुरू किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स, पहली बार 1979 में प्रकाशित हुआ। W. विडनर ने फ्रेडरिक रिक्स, जोसेफ लॉ पोलम्बरा, फेडरल हार्डी, मिल्टन, J.S. मास, एल्बर्ट वॉटरसन, लूसियन पाई, मार्ल्स फेनसॉर्ड, अल्फ्रेड डियामांड, हरविंग्स, सर्वेदलो, विलियम J. सॉफिन्स और हॉर्न वीन ली ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। अब ये सारे लोग विकास लोक प्रशासन से भी संबंधित है। कौन कौन संबंधित है, एडवर्ड W. विडनर हैं, फ्रेडरिक रिक्स हैं, जोसेफ ला पोलम्बरा हैं, फेरल हार्डी हैं, मिल्टन हैं, J.S. मास हैं, एल्बर्ट वॉटसन है, लूसियन पाई है, मार्ल फेनसॉर्ड है, अल्फ्रेड डियामांट है, हरविंग्स सर्वेदलोव हैं,
विलियम्स जे सॉफिन्स हैं, हॉर्नवीन ली, ये सारे आपके विकास प्रशासन से भी संबंधित है। जॉर्ज ग्रांट के अनुसार विकास प्रशासन ऐसे अभिकरणों, प्रबंधों, तंत्रों एवं प्रक्रियाओं का एक जाल है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की जाती है। रोनाल्ड सी स्टोन के अनुसार व्यापक रूप से विकास प्रशासन का सरोकार राष्ट्रीय विकास की उपलब्धता से होता है। लक्ष्य, मूल्य और परिवर्तन की रणनीति भिन्न हो सकती है। योजना, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। एडवर्ड विडनर विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार हैं। वे विकास प्रशासन की परिभाषा की पहली बार अवधारणात्मक रूप में व्यवस्था करने वाले व्यक्ति भी हैं। फेडरल हार्डी के अनुसार विकास प्रशासन एक पाश्चात्य अवधारणा है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग डोनाल्ड सी स्टोन ने किया था। तो किसकी? विकास प्रशासन के पश्चात अवधारणा, इस शब्द का विकास प्रशासन एक पाश्चात्य अवधारणा है, इस शब्द का प्रयोग डोनाल्ड सी स्टोन ने किया था। विकास प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन की देन है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुई। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। यह पार सांस्कृतिक, क्रॉस कल्चर, पार राष्ट्र, क्रॉस नेशन के अध्ययन को शामिल करता है। विकास प्रशासन का तात्पर्य विकासशील देशों या अविकसित देशों में विकास के लिए योजना बनाना, गरीबी तथा बेरोजगारी समाप्त करना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रशासन के प्रयोग से है। सार्वभौमिकता एवं एक रूपता लाने का जो प्रयास लोक प्रशासन में किया गया, उससे विकासशील देशों के प्रशासन की व्याख्या नहीं हो पा रही। परिणाम स्वरूप विकासशील राष्ट्रों के प्रशासन के अध्ययन के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन अस्तित्व में आया। उद्भव के चरण। तो पारंपरिक लोक प्रशासन द्वारा प्रशासक के माध्यमों पर ज्यादा और लक्ष्यों पर कम जोर दिया गया। नव स्वाधीन विकासशील देशों का उदय हुआ। विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाएं, नवोदित विकासशील देश तक अमेरिकी आर्थिक और तकनीकी सहायता योजनाओं का विस्तार। 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वहां पे बना, अमेरिका में बना था, CAG। विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडल को नाकामी के कारण नव स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना। आगे विडनर का योगदान। विडनर ने पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा के सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से प्रशासन करने के माध्यमों पर ज्यादा जोर दिया और लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर दिया। विकास प्रशासन का संबंध विकास के अधिकाधिक नवाचार से है। विडनर महोदय ने विकास प्रशासन को कार्योन्मुखी प्रशासन और लक्ष्योन्मुखी प्रशासन के रूप में परिभाषित किया। अब ये भी पूछता है कि ये कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासन के रूप में परिभाषित किया, ये भी क्वेश्चन है। विकास प्रशासन विकास के लिए नवाचार को अधिकतम करता है। नवाचार से तात्पर्य आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से है। अब विकास प्रशासन की विशेषता क्या है? यह लक्ष्योन्मुखी प्रशासन है, परिवर्तनोन्मुखी प्रशासन है, जनता की सक्रिय भागीदारी होती है, नवाचार प्रशासन है। रिक्स का योगदान क्या है इसमें? विकास प्रशासन में उन संगठित प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करते हैं तथा जो विकास के उद्देश्यों की सेवाओं में लगे लोगों के विषय में सोचते हैं। उन्होंने विकास प्रशासन के दो पहलुओं की पहचान की है, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। उन्होंने विकास के प्रशासन की पहचान संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पद्धतियों के लिए, उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनी नीतियों और योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रमों के प्रशासन के रूप में की। प्रशासन के विकास की पहचान प्रशासनिक क्षमता के सुदृढ़ीकरण के रूप में की। इन दोनों पहलुओं की परस्पर संबंधता में एक प्रकार से अंडे और मुर्गी के संबंध जैसा है। आगे है विकास प्रशासन के चारित्रिक गुण। सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना, काल संबंधित आयाम, लक्ष्य निर्देशित, नागरिक सहभागिता, प्रतिबद्धता, संरचनात्मक, उपभोक्ता केंद्रित, परिवेश परिप्रेक्ष्य, प्रतिक्रियात्मक, प्रभावशाली, तालमेल। जॉर्ज ग्रांट के अनुसार विकास प्रशासन के चारित्रिक गुण उसके उद्देश्यों और उनके रुख
से पता चलता है। विकास प्रशासन गतिशील और लचीला है, जिसके उद्देश्य जटिल और अनेक हैं। यह विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। यह रचनात्मक और भविष्य को आविष्कार को बढ़ावा देता है। अब आगे है तुलनात्मक राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा दूंगी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या देखेंगे ये मैं आपको बता दूं। देखो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। ये तो विकास प्रशासन कर चुके, तुलनात्मक लोक प्रशासन स्टार्ट करेंगे, फिर तुलनात्मक अर्थ देखेंगे, फिर अध्ययन के दृष्टिकोण, फिर लोक प्रशासन तुलनात्मक का क्षेत्र देखेंगे, फिर है उपागम, फिर इनकी महत्वपूर्ण बुक जो है लोक रिक्स की, नवीन लोक प्रबंध। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नवीन लोक प्रबंध, ये देखेंगे। एनपीएम, ठीक है। फिर है इसमें सिग्मा थीटा लैम्डा जो है ऑसबॉर्न की एवं डिटॉल की लोक प्रबंध के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ये भी होने वाली है। तो ये क्लास के बाद मैं अगले दिन ये क्लास को भी डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।